नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने की। ये कहानी है उस काया पलट की जिसने राजपूताना की बिखरी हुई रियासतों और रजवाड़ों की जमीन को भारत के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान की शक्ल दी। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचने या सीमाओं को बदलने की बात नहीं थी। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल प्रक्रिया थी। ये सदियों पुरानी पहचानों के एक साथ आने की कहानी है। इसमें जबरदस्त राजनीतिक सौदेबाजी और कूटनीतिक दांवपेच भी शामिल थे। और सबसे बढ़कर ये एक अखंड भारत के भीतर एक नया एकजुट भविष्य बनाने के मजबूत इरादे की कहानी है। तो अगले कुछ मिनटों में हम उस लंबी और धैर्य भरी प्रक्रिया के हर एक पड़ाव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जिसने आज के राजस्थान को जन्म दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही है और इसका पैमाना समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब राजपूताना नाम की कोई एक राजनीतिक सत्ता थी ही नहीं। ये तो एक जटिल पच्चीकारी की तरह था, जिसमें 19 अलग अलग रियासतें और 3 मुख्य ठिकाने यानी लावा, कुशलगढ़ और नीमराना थे। और इनके बीच में था अजमेर मेरवाड़ा का एक छोटा सा प्रांत, जिस पर सीधे अंग्रेजों का शासन था। यहाँ हर रियासत अपने आप में एक अलग दुनिया थी, जिसका अपना राजा, अपनी सेना, अपने कानून और अपनी एक अलग पहचान थी। इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, एक जैसा प्रशासन बनाना और एक सामूहिक राजस्थानी पहचान को गढ़ना, एक काम सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये संभव हुआ। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह नेतृत्व, वीपी मेनन की बेहतरीन कूटनीति, उस वक्त की जनता की उम्मीदों और कई शासकों के त्याग का एक अनूठा संगम देखने को मिला। तो इस पूरी कहानी को हम एक एक करके समझेंगे 5 हिस्सों में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिखरी हुई विरासत की, मतलब 1947 में राजपूताना की असली राजनीतिक हालत क्या थी। इसके बाद हम देखेंगे कि पहले संघों का निर्माण कैसे हुआ, जहां एकीकरण की नींव रखी गई। फिर हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आएंगे, 4 दिग्गजों का आगमन, जब राजपूताना की सबसे ताकतवर रियासतें इस बड़े संघ में शामिल हुईं। इसके बाद हम अंतिम सीमाओं का निर्धारण की उलझनों को समझेंगे कि कैसे बाकी के विलय हुए और विवाद सुलझाए गए। और आखिर में हम आधुनिक राजस्थान के जन्म तक पहुंचेंगे, जब 1 नवंबर 1956 को ये राज्य अपने आज के स्वरूप में सामने आया। ये सफर हमें इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की विशालता को समझने में मदद करेगा। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त राजपूताना कोई एक देश या राज्य नहीं था। ये तो बस एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी। ये नाम उस इलाके को दिया गया था जहां राजपूत शासकों का दबदबा था, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह पूरी तरह से बिखरा हुआ था। यहां कोई एक केंद्रीय सरकार नहीं थी, कोई सबकी मिलीजुली विधानसभा या शासन व्यवस्था नहीं थी। हर रियासत अपने आप में एक अलग इकाई थी, जिसने अंग्रेजों के साथ अपनी अलग संधि कर रखी थी। इन संधियों के हिसाब से वो अपने अंदरूनी मामलों में तो आजाद थे, लेकिन रक्षा और विदेश के मामले अंग्रेजों के हाथ में थे। यही बिखराव एकीकरण की राह में सबसे बड़ी चुनौती भी था, और इसी ने एकीकरण की जरूरत भी पैदा की। ऐसे माहौल में एक संगठित, प्रशासनिक रूप से जुड़े हुए राजस्थान का ख्याल भी किसी दूर के सपने जैसा ही लगता था। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद हुआ, एक बहुत बड़ी और अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों पर से अंग्रेजों की सर्वोच्चता, जिसे अंग्रेजी में पैरामाउंसी कहते थे, उसे खत्म कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि रियासतों और अंग्रेजों के बीच जो भी पुराने समझौते या संधियां थीं, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। कानूनी तौर पर राजपूताना की सभी 19 रियासतें और 3 ठिकाने पूरी तरह से आजाद और संप्रभु हो गए। उन्हें 3 रास्ते दिए गए, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो अपना एक अलग स्वतंत्र देश बना लें। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इससे भारत के छोटे छोटे अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाने का असली खतरा पैदा हो गया था। इसी गंभीर चुनौती को देखते हुए सरदार पटेल की अगुवाई में बने नए रियासती विभाग ने फौरन और सख्त कदम उठाने का फैसला किया, ताकि भारत की एकता को हर हाल में बचाया जा सके। अब यहाँ पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा कूटनीतिक कदम जिसने राजपूतानों का भविष्य ही तय कर दिया। सरदार पटेल और उनके काबिल सचिव वीपी मेनन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सैकड़ों छोटी छोटी रियासतों को अलग देश के तौर पर मान्यता देना भारत की एकता के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर और व्यावहारिक नियम बनाया,
जिसे हम संप्रभुता की कसौटी कह सकते हैं। ये एक तरह का फिल्टर था। रियासती विभाग ने साफ कर दिया कि सिर्फ वही रियासतें अपनी आज़ादी का दावा कर सकती हैं जो कुछ तयशुदा आर्थिक और जनसंख्या के मापदंडों को पूरा करती हों। ये एक सीधा संदेश था कि सिर्फ शानदार इतिहास या शाही खानदान के आधार पर आज़ादी का दावा नहीं माना जाएगा। एक आधुनिक देश चलाने के लिए ठोस संसाधनों की ज़रूरत होती है। बस इसी एक नियम ने, जो एक मास्टर स्ट्रोक था, एकीकरण की पूरी प्रक्रिया की नींव रख दी और ज़्यादातर छोटी रियासतों के लिए विलय के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो इस कसौटी की पहली शर्त क्या थी? पैसा। रियासती विभाग ने शर्त रखी कि अगर किसी रियासत को आज़ाद रहना है तो उसकी सालाना आमदनी कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आज के दौर में शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन 1947 के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं था। इसके पीछे सोच ये थी कि एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य चलाने के लिए, जैसे कि एक सेना रखने, एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा चलाने, सड़कें और स्कूल बनाने और अपनी जनता को स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देने के लिए एक न्यूनतम वित्तीय ताकत होनी ही चाहिए। राजपूताना की ज़्यादातर छोटी और मझोली रियासतों के लिए ये एक ऐसी शर्त थी जिसे पार करना नामुमकिन था। उनकी अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादातर खेती और पुराने सामंती टैक्स पर टिकी थीं और उनकी आमदनी इस जादुई आंकड़े के आसपास भी नहीं थी। इस एक शर्त ने आज़ादी के सपने को ज़मीनी हकीकत से जोड़ दिया और विलय की प्रक्रिया को तेज़ी दी। अच्छा, सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था। इस कसौटी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा था जनसंख्या। रियासती विभाग ने तय किया कि एक आज़ाद इकाई बने रहने के लिए रियासत की आबादी कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। आमदनी की शर्त की तरह ही ये शर्त भी बहुत सोच समझकर रखी गई थी। इसके पीछे तर्क ये था कि एक आत्मनिर्भर राज्य के पास पर्याप्त मानव संसाधन होने चाहिए, प्रशासन चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग, सेना के लिए जवान और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए काम करने वाले नागरिक, ये सब जरूरी था। राजपूताना की कई रियासतें भले ही क्षेत्रफल में बढ़ी थीं, लेकिन जनसंख्या के मामले में, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में, वे इस शर्त से कोसों दूर थीं। कुछ रियासतें तो भारत के बड़े शहरों से भी छोटी थीं। तो आमदनी और जनसंख्या, इन दो शर्तों ने मिलकर एक ऐसा तर्क पेश किया जिसके सामने ज्यादातर शासकों के पास विलय के अलावा कोई और व्यवहारिक विकल्प ही नहीं बचा था। अब इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। ये दिखाती है कि कैसे उस एक नियम ने राजपूताना को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ थी ये 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। सिर्फ यही वो 4 रियासतें थीं जो 1 करोड़ रुपए की आमदनी और 10 लाख की जनसंख्या, दोनों ही शर्तों को पूरा करती थीं। तो सैद्धांतिक रूप से इनके पास आज़ाद रहने या भारत में अपनी शर्तों पर शामिल होने का एक विकल्प मौजूद था। और दूसरी तरफ थीं बाकी की 15 रियासतें और 3 ठिकाने। वो इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करते थे। उनके लिए कहानी बिल्कुल साफ थी। आज़ादी का विकल्प तो उनके लिए था ही नहीं। उनका एकीकरण एक तरह से तय हो चुका था। इस एक नियम ने राजपूताना के भविष्य का नक्शा लगभग खींच दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि वे एक होंगे या नहीं, सवाल ये था कि कैसे और कब होंगे। तो अब जब ये तय हो गया कि छोटी रियासतें अकेले तो नहीं रह सकती, तो फिर काम शुरू हुआ उन्हें एक साथ लाने का। अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे और बहुत अहम पड़ाव में आ गए हैं, पहले संघों का निर्माण। साल 1948 इस प्रक्रिया के लिए बहुत ही तेजी और एक्शन से भरा साल साबित हुआ। रियासती विभाग ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया और भौगोलिक नज़दीकी, सांस्कृतिक समानताओं और ऐतिहासिक रिश्तों के आधार पर छोटी रियासतों को मिलाकर शुरुआती संघ बनाने शुरू कर दिए। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी बड़ी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर सही जगह पर रखना शुरू कर दिया गया हो। ये शुरुआती संघ ही भविष्य के विशाल राजस्थान की नींव के पत्थर बने। इन्होंने न सिर्फ एकीकरण की प्रक्रिया को एक ठोस शक्ल दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सरदार पटेल की योजना अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही थी। इससे पहले कि हम एक एक करके इन सब पर बात करें, जरा इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। ये पूरे एकीकरण का रोड मैप है। राजस्थान का एकीकरण कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये 7 चरणों में पूरी हुई एक लंबी कहानी थी, जिसमें 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। हम पहले चरण मत्स्य संघ के बनने से शुरू करेंगे और फिर राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान के निर्माण तक जाएंगे। इसके बाद कहानी के सबसे बड़े मोड़ यानी वृहद राजस्थान पर पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे उन छोटे मोटे बदलावों को समझेंगे जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को राज्य को उसका आज का स्वरूप दिया। ये लिस्ट हमें इस लंबी और उलझी हुई यात्रा में रास्ता दिखाएगी
और ये याद रखने में मदद करेगी कि हर अगला कदम पिछले कदम पर कैसे टिका था। तो एकीकरण का काम शुरू हुआ, और क्या जबरदस्त तेजी से शुरू हुआ। आप देखिए, मार्च 1948 में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े संघ बना दिए गए। पहला था मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें पूर्वी राजपूताना की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को एक साथ लाया गया। इस इलाके का महाभारत काल के मत्स्य महाजनपद से एक ऐतिहासिक नाता था, इसलिए के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसे ये पुराना और गौरवशाली नाम दिया गया। इसके ठीक 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन हुआ। इसमें दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजपूताना की 9 रियासतों को जोड़ा गया, जिनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसी रियासतें शामिल थीं। इन 2 तेज कदमों ने 19 में से 13 रियासतों को 2 बड़ी इकाइयों में सफलतापूर्वक जोड़ दिया। ये एकीकरण की दिशा में एक बहुत ही मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों पर या नक्शों पर नहीं हो रहा था। इसके पीछे बहुत गहरे इमोशंस भी जुड़े थे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये हमें उस मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं जो कई शासकों ने इस एकीकरण के लिए चुकाई। जब राजस्थान संघ बनाने के लिए बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह विलय के कागज पर दस्तखत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये शब्द एकीकरण के उस पहलू को दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। इन राजाओं के लिए ये सिर्फ जमीन का विलय नहीं था, ये उनकी पुश्तैनी हुकूमत का अंत था, उनके पुरखों द्वारा बनाए गए सदियों पुराने राज का खात्मा था, और उस पहचान को मिटाना था जिससे उनकी पीढ़ियों ने संभाला था। ये एक युग का अंत था, और ये शब्द उस गहरे व्यक्तिगत बलिदान और दर्द की भावना को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। अब एकीकरण की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, और ये बहुत ही अहम था। 1 महीने से भी कम वक्त के अंदर 18 अप्रैल 1948 को राजपूताना की सबसे पुरानी, सबसे सम्मानित और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गई। मेवाड़, जिसका नाम सुनते ही महाराणा प्रताप याद आते हैं, उसका जुड़ना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत थी। भारतीय इतिहास में मेवाड़ का एक अलग ही सम्मान था। उसके शामिल होने से इस नए बन रहे संघ को जबरदस्त प्रतिष्ठा और नैतिक बल मिला। मेवाड़ के इस कदम का महत्व इतना ज्यादा था कि इस नए संघ, जिसे अब संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, उसका उद्घाटन करने के लिए खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आए। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को इस नए संघ का राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी कोटा से उदयपुर ले जाई गई। यहां तक तो सब ठीक था, छोटी रियासतें साथ आ गई थीं, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। अब हम कहानी के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 1948 में छोटी मोटी रियासतों को एक करने के बाद अब उन 4 बड़ी रियासतों का सवाल था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, धनी और प्रभावशाली थीं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये वो रियासतें थीं जो आज़ाद रहने की हर शर्त पूरी करती थीं। इनके बिना राजस्थान का विचार ही अधूरा और कमज़ोर था। इनका एकीकरण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनैतिक और कूटनीतिक अभियान था जिसमें सरदार पटेल के पूरे कौशल, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा होनी थी। ये वो पड़ाव था, वृहद राजस्थान का निर्माण, जब राजस्थान ने असल में अपना वो विशाल आकार लेना शुरू किया जिसके लिए वो आज जाना जाता है। और ये एकीकरण की प्रक्रिया का असली क्लाइमेक्स था। तो देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ी। जैसा कि हमने देखा, 1948 में राजस्थान संघ और फिर मेवाड़ के विलय से संयुक्त राजस्थान के साथ एक मजबूत आधार तैयार हो चुका था। इसके बाद कई महीनों तक बातचीत का दौर चला, पर्दे के पीछे कूटनीति हुई और शासकों को मनाने की बहुत कोशिशें हुई। आखिरकार सरदार पटेल की जबरदस्त लीडरशिप में एक बड़ी कामयाबी मिली और फिर आई वो तारीख 30 मार्च 1949, जो राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ने संयुक्त राजस्थान में विलय के लिए हामी भर दी। इस महाविलय से वृहत राजस्थान का जन्म हुआ। यह दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये असल में वो दिन था जब राजस्थान का लगभग 90% हिस्सा एक हो चुका था। तो जब ये वृहद राजस्थान बना तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था? इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया। इसका उद्घाटन खुद इस एकीकरण के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में किया। राजधानी किसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि जयपुर और जोधपुर दोनों ही बड़े दावेदार थे।
इस मसले को सुलझाने के लिए पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसने सभी पहलुओं को देखकर जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। सत्ता की संरचना को भी बड़ी होशियारी से बनाया गया ताकि सभी बड़े शासकों को सम्मान मिल सके। मेवाड़ के महाराणा के ऐतिहासिक सम्मान को देखते हुए उनके लिए महाराज प्रमुख का एक खास पद बनाया गया, जो आजीवन उनके पास रहना था। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख का कार्यकारी पद मिला, और तो और सभी रियासतों का ध्यान रखते हुए जरूरी सरकारी विभाग अलग अलग शहरों में बांट दिए गए, जैसे जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग और कोटा को वन विभाग दिया गया। ये एक शानदार राजनीतिक समाधान था। तो अब तक राजस्थान का एक बड़ा ढांचा तो खड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ छोटे मोटे काम बाकी थे। कह सकते हैं कि फिनिशिंग टच देना बाकी था। अब काम था पहेली के बचे हुए टुकड़ों को सही जगह पर लगाना और कुछ उलझे हुए सीमा विवादों को हमेशा के लिए सुलझाना। इस चरण में बचे हुए इलाकों को शामिल करना और ये पक्का करना था कि आखिरी सीमाएं तार्किक, प्रशासनिक और भाषा के हिसाब से सही हो। ये एक एकीकरण की प्रक्रिया का एक तरह से सफाई का चरण था, जिसमें कुछ विवादित फैसले भी हुए, जिन्हें हल करने में वक्त और राजनीतिक सूझबूझ दोनों की जरूरत पड़ी। अब हम उन विलयों और बदलावों पर नजर डालेंगे जिन्होंने राजस्थान के नक्शे को अंतिम रूप दिया, जिसमें एक विलय ऐसा भी था जो सीधे सीधे जनता की राय पर आधारित था। एकीकरण का 5वां पड़ाव मत्स्य संघ के भविष्य से जुड़ा था। मत्स्य संघ की रियासतें, खासतौर पर भरतपुर और धौलपुर, भौगोलिक रूप से तो राजस्थान से सटी थीं, लेकिन उनकी भाषा और संस्कृति उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से बहुत मिलती जुलती थी। तो एक सवाल उठा कि उन्हें वृहद राजस्थान में शामिल होना चाहिए या उत्तर प्रदेश में। इस नाजुक मुद्दे को जबरदस्ती हल करने की बजाय सरकार ने एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने उस इलाके का दौरा किया, स्थानीय नेताओं और आम लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कमेटी ने पाया कि ज्यादातर लोग राजस्थान के साथ जाना चाहते हैं। इसी सिफारिश के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत और लोकतांत्रिक बन गई। अब तारीख आती है 26 जनवरी 1950। ये दिन पूरे भारत के लिए खास था। हमारा संविधान लागू हुआ और इसी ऐतिहासिक दिन पर इस नई बनी हुई इकाई को इसका आधिकारिक नाम मिला राजस्थान। इसी चरण में सिरोही रियासत का भी राजस्थान में विलय हुआ, लेकिन ये विलय एक बड़े विवाद के साथ आया। सरदार पटेल, जो गुजरात से आते थे, वो सिरोही के खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू और देलवाड़ा के जैन मंदिरों को बॉम्बे प्रांत में मिलाना चाहते थे, जिसका गुजरात भी एक हिस्सा था। तो उनके फैसले के मुताबिक आबू और देलवाड़ा को बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया और बाकी का सिरोही राजस्थान को मिला। इस फैसले का राजस्थान में जबरदस्त विरोध हुआ। खासतौर पर सिरोही के ही रहने वाले बड़े स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट ने इसका बहुत विरोध किया। ये एक ऐसा विवादित कदम था जिसने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसे सुलझाने में अगले 6 साल लग गए। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। साल 1950 तक राजस्थान का ज्यादातर ढांचा तो बन चुका था, लेकिन कुछ जरूरी काम अभी भी अधूरे थे। अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, जो अंग्रेजों के जमाने से ही सीधे केंद्र के कंट्रोल में था, वो अभी भी राजस्थान के बिल्कुल बीच में एक अलग द्वीप की तरह मौजूद था। और सिरोही से अलग किए गए आबू देलवाड़ा का विवाद अभी भी एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। इन आखिरी मसलों का हल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के साथ हुआ। ये आयोग पूरे भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से बनाने के लिए बनाया गया था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब सभी बचे हुए काम पूरे किए गए और राजस्थान ने आखिरकार वो भौगोलिक और प्रशासनिक शक्ल पाई जिसे हम आज जानते हैं। और फिर वो दिन आया, 1 नवंबर 1956, जब फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और राजस्थान के एकीकरण का चक्र पूरा हुआ। इस आखिरी और 7वें चरण में 4 बड़े बदलाव हुए जिन्होंने राजस्थान के नक्शे को अंतिम रूप दिया। सबसे पहला, राजस्थान के दिल में बसे अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश का राजस्थान में विलय कर दिया गया। दूसरा, एक बड़ी राजनीतिक जीत में लंबे संघर्ष के बाद विवादित आबू और देलवाड़ा के इलाके बॉम्बे प्रांत से वापस लेकर राजस्थान को सौंप दिए गए। तीसरा, कुछ छोटे सीमा बदलावों के तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया। और चौथा, एक आपसी लेनदेन में राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इन आखिरी बदलावों के साथ राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ। लेकिन 1 नवंबर 1956 को सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, एक बहुत बड़ा और सांकेतिक बदलाव भी हुआ जिसने राजस्थान को पूरी तरह से आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल कर दिया।
इसी दिन राज प्रमुख के पद को खत्म कर दिया गया। राज प्रमुख का पद पुराने शासकों को दिया गया एक सम्मान था, जो रियासती दौर और सामंती व्यवस्था का प्रतीक था। इसकी जगह पर भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल का पद बनाया गया। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के आखिरी और एकमात्र राजप्रमुख थे और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। ये सिर्फ एक पद का नाम बदलना नहीं था, ये सामंती युग से आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का आखिरी और निर्णायक कदम था। इसने असल में रियासती शासन के अंत और भारतीय संघ के एक अटूट अंग के रूप में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण को पूरा किया। तो ये पूरा का पूरा जो काम था, इससे होने में आखिर वक्त कितना लगा, ये आंकड़ा पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देता है। 18 मार्च 1948 को पहले चरण यानी मत्स्य संघ के बनने से लेकर 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान के आखिरी स्वरूप तक, इस पूरी प्रक्रिया में 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे। ये कोई 1-2 दिन या रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक लंबी, धैर्य भरी, मेहनत वाली और कई बार बहुत मुश्किल यात्रा थी, जिसमें अनगिनत बैठकें, गहरी बातचीत और मुश्किल समझौते शामिल थे। ये आंकड़ा हमें उस जबरदस्त कोशिश, दूरदर्शिता और मजबूत इरादे की याद दिलाता है जो एक बिखरे हुए इलाके को एक एकजुट, मजबूत और आधुनिक राज्य में बदलने के लिए जरूरी था। ये सरदार पटेल और उनके साथियों के राष्ट्र निर्माण के संकल्प का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में राजस्थान के बनने की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के स्वभाव पर एक गहरा सबक है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सैकड़ों साल की अलग अलग पहचानों, शानदार परंपराओं और स्वतंत्र शासनों को एक बड़े साझा मकसद के लिए एक साथ लाया जा सकता है, जिससे एक ज्यादा ताकतवर इकाई बनती है। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इस एकता की एक कीमत होती है। शासकों के लिए अपनी सत्ता का त्याग, पीढ़ियों पुरानी वफादारियों को छोड़ना और एक नई साझा पहचान को अपनाने के लिए अपनी कुछ खासियतों का बलिदान देना। तो राजस्थान की ये शानदार कहानी हमें एकता, बलिदान और एक राष्ट्र होने के विचार के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम और सोचने लायक है जितना 7 दशक पहले था। आपके समय के लिए धन्यवाद।